नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम एक अभी ताज़ा खबर पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि रेड फोर्ट के नज़दीक कल दिल्ली में भयंकर धमाका हुआ और जहाँ तक संभावना है कि एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर बार बार निकल के बाहर आ रही है। तो ये हमारे सामने दृश्य है और यहाँ एक गाड़ी थी और एक गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ है और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ और उससे वहां अफरा तफरी मची हुई है। महज रेड फोर्ट, लाल किले की प्राचीर से जहां से प्रधानमंत्री भाषण दिया करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को, उस जगह से अगर 300 मीटर की दायरे पर ही अगर इस प्रकार की घटना अगर घटित हो रही है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है और क्वेश्चन मार्क लोगों के ऊपर और प्रशासन के ऊपर कि कैसे कोई व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है और क्या ये आतंकवादी घटना है कोई या फिर किस प्रकार की घटना है, अभी तक क्या सामने आया है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आज। तो इस प्रकार से रेड फोर्ट के निकट दिल्ली में हुआ धमाका और इस धमाके के अंदर ये i20 कार इस i20 कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है और जिसके कारण जो भी खबरें हैं उनको अपन आगे देखेंगे। ये दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ रोका जा रहा है। और क्या हुआ देखो, 10 नवंबर 2025 शाम लगभग 6:52 पर एक गाड़ी में धमाका हुआ जो गेट नंबर 1 रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास चांदनी चौक के क्षेत्र में थी। धमाका एक हुंडई i20 कार में हुआ जो रेड लाइट पर ठहरी हुई थी, रेड लाइट पर रुकी हुई थी। घटनास्थल के आसपास कई वाहनों में भी आग लग गई और भारी क्षति भी हुई। इसके अलावा प्रारंभिक जांच के अंदर कम से कम ऐसा पता लग रहा है कि 8 लोग मारे गए, लेकिन कई जगह ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि 11-12 लोग भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ हादसा हुआ, 8 लोगों की जान जाना बहुत मायने रखता है। इसलिए इस घटना के पीछे के परिप्रेक्ष्य पर जाना बहुत जरूरी है कि क्या ये कोई आतंकवादी साजिश थी या फिर ये किस प्रकार का ये धमाका हुआ, किस चीज़ से हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जो रिपोर्ट है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपराध संभावना टेरर एंगल को खारिज नहीं किया है। खारिज मतलब टेरर एंगल हो सकता है, अभी तक कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है धीरे धीरे। अनलॉफुल एक्टिविटी है जो टेरर से रिलेटेड है। हालांकि पुलिस की एक टिप्पणी के अनुसार क्रेटर नहीं दिखा, वह जो निशानियों की कमी के कारण इसे अभी भी बम विस्फोट कह पाना मुश्किल है। लेकिन अभी जैसे जैसे जांच सामने आएगी तो पता लगेगा कि ये बम का धमाका था या कोई और चीज यूज की गई थी या क्या चीज थी i20 गाड़ी के अंदर। सुरक्षा एजेंसियां और फोरेंसिक टीम मौके पर लगी हुई हैं और कार मालिक और बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि लाल किले की प्राचीर से महज 300 मीटर की दूरी पर इस प्रकार का धमाका होना कहीं ना कहीं बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क लगाता है। और क्वेश्चन मार्क लगाता है तो इसके पीछे की कहानी जानना जरूरी है। प्रभाव और प्रतिक्रिया में अपन जानते हैं राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट जारी किया गया है। रेलगाड़ी तथा मेट्रो स्टेशन, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि अगर एक जगह धमाका हुआ है तो हो सकता है ध्यान भटकाने के लिए दूसरी जगह इस प्रकार की कार्रवाई या गतिविधि फिर से कर दी जाए। ये बात अपन को पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राज्य एवं केंद्र सरकार ने क्षतिग्रस्तों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। घटना के बाद जनता में भय और चिंता बनी हुई है, विशेषकर उस क्षेत्र में जहाँ ये ऐतिहासिक पर्यटक टूरिज्म एरिया था, जहाँ पर लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे पुलवामा अटैक हुआ कुछ समय पहले, और इस प्रकार के अगर अटैक होंगे तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी चिंतित करते हैं। क्यों? क्योंकि विदेशी जो पर्यटक हैं, भाई पाकिस्तान में कोई भी क्यों नहीं आना चाहता, कोई भी विदेशी लोग बहुत कम आना चाहते हैं। क्यों? बिकॉज पाकिस्तान में इस प्रकार की गतिविधियां आए दिन होती रहती हैं। तो अगर भारत में भी अगर ये चीज़ें पैर पसारेंगी तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी आने वाले समय में हमें वित्तीय संकट की तरफ भी ले जाएगा और हमारी संप्रभुता को भी नुकसान पहुंचाता है। अब बात करते हैं, धमाका एक निजी कार हुंडई i20 में हुआ जो रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के बाहर रेड लाइट पर थी। इसके अलावा अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है किस प्रकार की, क्या विस्फोटक था या बॉम्ब था, या पुलिस ने अभी इस बात के लिए एकदम क्लियरली बात नहीं की है। जांच अभी चल रही है, कई प्रकार के एंगल पर काम किया जा रहा है और कड़ी चुनौती है यहाँ पर पर्यटक, श्रद्धालु और ये लोग बहुत होते हैं। ये घटना हाल ही में इतने पर ये बड़ा रूप भी ले सकती थी, लेकिन हाल ही में भी ये बहुत बड़ी घटना है एक प्रकार से रेड फोर्ट के पास ऐसे काम होना। तो इस प्रकार से धमाका हुआ और यहाँ पर बैरिगेटिंग लगा के पुलिस द्वारा रोका जा रहा है और कुल मिला के ये i20 कार थी। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में अगर हम ये देखें कि ये पूरी जानकारी है कि कहाँ गाड़ी खड़ी थी और उसके अलावा जांच में क्या पाया गया, क्रेटर नहीं बना है, क्योंकि कहीं भी अगर बम विस्फोट होता है तो क्रेटर बनने की संभावना रहती है और घायलों के अंदर चोटें उस हिसाब से नहीं पाई गई हैं जो बम विस्फोट के अकॉर्डिंग पाई जाती हैं। तो यह सवाल उठ रहा है कि यह पारंपरिक बम विस्फोट था या कुछ अन्य तरह की कोई चीज़ थी।
क्योंकि आजकल इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी भी प्रकार के हथियार बनाना संभव है। तो क्या कोई और प्रकार की चीज़ थी? वर्तमान में जो टेरर को डील करती है, टेरर के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करती है, वो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी और स्थानीय पुलिस शामिल हो चुकी है। मामला अभी तक आधिकारिक रूप से आतंकी हमला घोषित नहीं हुआ है, लेकिन कई एंगल देखे जा रहे हैं। खुफिया, आतंकी, व्यक्तिगत काम हो सकता है या कैसा काम है, कई प्रकार की जानकारी। घटना इलाका पुराना दिल्ली है, जहां भीड़ भाड़ बहुत होती है, इसलिए जन सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब इसके तार क्या जुड़ रहे हैं, अब ये सुनिए। फरीदाबाद में हाल ही में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक सामग्री मिली थी। तो यहां पर तार जोड़े जा रहे हैं कि बाहर की जानकारी से कि इससे पहले दिन हरियाणा के फरीदाबाद में बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली थी, जिससे संभावित कनेक्शन की बात कही जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कह रहा है कि एक मास्क पहने व्यक्ति को सीसीटीवी में देखा गया, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। लेकिन अभी कई चीजें स्पष्ट नहीं है। अब क्या स्पष्ट नहीं है, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, सटीक वजह सामने नहीं आई है, एक्सीडेंट था या जानबूझकर किया। सटीक विस्फोटक सामग्री का भी खुलासा नहीं हुआ। मारे गए व घायल लोगों का पूरा विवरण, जिम्मेदार व्यक्तियों या समूह का अभी नाम सार्वजनिक होना बाकी है। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी, आज तक ऐसा होता है कि कोई टेरर अटैक होता है तो कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी संगठन, अलकायदा जैसे मोहम्मद, इस प्रकार के संगठन इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी तक किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली है। और किस प्रकार का ये हमला है, अब इसके लिए एक आइडिया और लगाया जा रहा है कि हाल ही में IGI, इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा दिल्ली में, उस पर GPS स्पूफिंग भी की गई थी। अब GPS स्पूफिंग क्या होती है? तो GPS स्पूफिंग होती है कि कभी भी, जैसे मान लो जो भी वायुयान होता है, एरोप्लेन होता है, ये सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, GPS के थ्रू ये देखता है, और वहाँ जो वायुयान के अंदर डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, इस प्रकार का वायुयान के अंदर डैशबोर्ड होता है, और इस डैशबोर्ड के अंदर जो पायलट हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर जो सिग्नल मिल रहा होता है, आप कितने ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, ग्राउंड लेवल कहाँ है आपका। तो इस प्रकार की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो GPS स्पूफिंग देखने को मिली, ये कैसे होती है GPS स्पूफिंग की? कुल मिला के जैसे ही वायुयान नीचे आता है तो सैटेलाइट से कनेक्शन धीरे धीरे कम होता है, और सैटेलाइट से कनेक्शन कम होगा तो सिग्नल कम मिलेंगे। जैसे आप किसी टावर से दूर चले जाते हो, या जैसे घर में वाईफाई है तो वाईफाई से दूर जाते हो तो कनेक्शन धीरे धीरे उसमें लाइनें फोन में कम शो करने लग जाता है। ऐसे ही सैटेलाइट से कनेक्शन कम होता है, क्योंकि ऊपर अगर आप जाओगे ना तो सिग्नल आपको सैटेलाइट ही देगा, लेकिन जैसे सैटेलाइट के सिग्नल कम होंगे तो कृत्रिम तरीके से आपको भटकाया जा सकता है। भाई आपको क्या चाहिए? केवल सिग्नल चाहिए, तो सिग्नल सैटेलाइट से आया या किसी कृत्रिम चीज से दे दिया गया। तो इस प्रकार की चीजें यहां देखने को मिली थी। अभी हाल ही में 2 दिन पहले IGI, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे कई हमें वायुयानों की यात्रा रद्द करनी पड़ी, कई वायुयानों को डाइवर्ट करना पड़ा, इधर उधर भेजना पड़ा। मतलब बड़ी मुश्किल की स्थिति आ गई ATC के पास। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जैसे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है, ऐसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वायुयान की गतिविधियों को करता है, जिसके अंदर इस प्रकार की बिल्डिंग होती है जिसमें शीशे के चारों तरफ होता है, इसको वायुयान उतरता हुआ नजर आता है। जैसे स्टेशन मास्टर को, भाई जैसे ट्रेन को स्टेशन मास्टर क्या करता है, पटरी खाली है या नहीं है, लाइन क्लियर करेगा तभी तो जो लोको पायलट है वो ट्रेन को लाकर खड़ी कर देगा कि 1 नंबर लाइन पे खड़ी करनी है, 2 पर या 3 पर। इसी प्रकार से वायुयान को खड़ा करना या किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी ATC की होती है। तो जैसे ही वायुयान नीचे आया तो कई पायलटों की समस्या आ गई कि वास्तव में अनुभव तो होता ही है कि चीजें थी अलग और दिखाई अलग दे रही थी। तो इस प्रकार की चीजें, इसे GPS स्पूफिंग कहा जाता है। GPS ये अमेरिका का एक नेविगेशन पद्धति है, जिसके तहत गूगल मैप में भी तो GPS ही होता है। तो कुल मिला के किसी भी प्लेस को ढूंढना, तो ये उस प्रकार की बात है। जैसे कई बार आप गूगल मैप के अंदर लोकेशन लगा के चले जाते हैं, जब आप लोकेशन लगाते हैं तो आपको जाना किधर और होता है और आप चले किधर और जाते हैं, वो गली आगे जाके बंद हो जाती है। तो इसी प्रकार से तो पायलटों ने इस चीज को देखा। हालांकि मैनुअल का ऑप्शन होता है एरोप्लेन के अंदर, मैनुअल मोड भी कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के ऐसी चीजें देखने को अगर इंडिया में मिली है तो हाल ही में बड़े खतरे के निशान है। इसके लिए भारत सरकार को और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और ऐसी गतिविधियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए रोकना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है कि आगे बढ़ने वाला देश, चारों तरफ के देशों की हमारे ऊपर नजर है। तो जो आगे बढ़ रहे हैं हम, इस अगर प्रोग्रेस को वापस बरकरार रखना है हमें, तो ऐसी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी।
और दूसरी चीज, ये जीपीएस स्पूफिंग क्या पहली बार हुई है या और देशों में भी होती है? कई बार क्या होता है, कई देशों के राष्ट्रपति, वहां की सुरक्षा एजेंसियां भी ऐसा करती हैं। जैसे रशिया के बारे में बहुत बार सुनते हैं कि जो पुतिन का जो एरोप्लेन चलता है या कोई भी यान चलता है उनका, तो इसलिए जीपीएस स्पूफिंग कर दी जाती है ताकि कोई अगर उसको ट्रैक करके कोई मिसाइल अटैक करना चाहे या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना चाहे तो अगले को सही जगह नहीं दिखाएगा, उड़ यहाँ रहा होगा, डायरेक्शन कहीं और दिखा देगा। तो ऐसा भी कई बार कई देश करते हैं और ऐसी सूचनाएं पहले भी रही हैं। लेकिन इंडिया में इतना बड़े स्तर पर 700-800 फ्लाइटें डिस्टर्ब हो जाना, इस प्रकार की घटनाएं बहुत कम हुई हैं और ये हमारे लिए एक चुनौती का सबब। यहां से हमें पता लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो कुल मिला के ये यहाँ पर रेड फोर्ट पर जो घटना हुई है, इसके तार यहाँ से भी जोड़े जा रहे हैं कि आतंकवादियों ने ही तो कहीं ऐसी चीजें नहीं की थी भटकाने के लिए, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा हादसा। अगर मान लो वहां तो चलो हमने मैनेज कर लिया, अगर मैनेज नहीं हो पाता तो हवा में ही 2 वायुयान टकरा सकते थे, लैंडिंग अलग जगह हो सकती थी, कोई भी एरोप्लेन क्रैश कर सकता था, जैसे अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था बोइंग का। तो इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं, इन पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार की स्क्रीन आती है, इस स्क्रीन के ऊपर, इस स्क्रीन के अंदर दिखाई देता है पायलट को कि कितना ऊपर कितना नीचे किस प्रकार से आपको करना है, क्या घटनाएं हुई थी। तो यहाँ पर ये सारा उसमें हमने लिख दिया है जीपीएस स्पूफिंग के बारे में और इसकी पीडीएफ भी हम अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए सरकार अभी काम कर रही है, कई प्रकार की नेविगेशन पद्धति चल रही है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, और ये हमारा न्यूज का पॉइंट था और वर्तमान में करंट विषय था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि इस प्रकार की न्यूज जो भी करंट मुद्दे चल रहे हैं उनके बारे में बात की जा सके और इन्वेस्टिगेट किया जा सके, क्योंकि ये देश के मुद्दे हैं और जब तक हम इन्हें समझेंगे नहीं, जागरूक नहीं बन सकते। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।